अच्छा जी, अभी तक हमने बुक 2 का चैप्टर 14 किया है, 15 किया है। आज इस सीरीज का लास्ट, यानी कि ये जो 14वां 15वां 16वां हमने करना था उसका लास्ट लेक्चर है हमारा, और चैप्टर भी लास्ट ही है। इसके बाद हमने सिर्फ 24 चैप्टर जो है नॉन पैरामेट्रिक का वो करना है जुमेरात को इंशाल्लाह। तो आपने सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने कुछ थ्योरी की चैप्टर 14 में, उसमें से ये थ्योरी आनी है जितनी आपको पेपर में आएगी। अगर चैप्टर 15 में आई तो आपसे वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर की जो गुड पॉइंट एस्टिमेटर की चार वो जो हमने प्रॉपर्टीज की थी कि वो पूछ सकता है आपसे। और नॉर्मली जो मैंने चैप्टर 14 में आपको न्यूमेरिकल करने को कहा था वो ही आ रहे हैं काफ़ी 2-3 सालों से। उसके बड़े चांसेस है। सबसे अच्छा यही हो सकता है कि आपको वो ये कहे जी कुछ डेफिनेशंस पूछ ले चैप्टर 14 में, फिर आपको कहे जी गुड पॉइंट एस्टिमेटर की करेक्ट वो चार पॉइंट्स बता दे और आपको हो सकता है एक न्यूमेरिकल चैप्टर 14 का दे। ये सबसे आइडियल केस है, वो भी ऐसी रहा। पिछले साल तो पूरा चैप्टर 14 में से एक पूरा सवाल उधर से आ गया और एक पूरा सवाल 14 में 15 में 16 में से आ गया। लेकिन हमने क्योंकि करना ही एक था तो फिर चैप्टर 14 वाला करके जो आप वाटर स्ट्राइक से मूव कर देते हैं। अगर आपके साथ के टीचर सेम है तो बड़े चांसेस हैं कि हो सकता है ऐसे हो जाए कि चैप्टर 14 में से ही एक सवाल आ जाए और फिर एक सवाल आपको आगे दे दे। लेकिन आपने करना वही है नीचे वाला वाइटल स्टैट्स वाला। हाँ, अगर आपको लगे जी कि ये जो अगला सवाल आया है उसमें 15 और 16 में और उसका सर अगर न्यूमेरिकल, हमें चैप्टर 14 से पूरा सवाल आ जाए और 15 16 में से आ जाए तो आप कौन सा रिकमेंड करेंगे? मैं वही मेरे भाई बताने लगा था। तो अगर आपको दोनों सवाल इधर से आ जाते हैं और आपको लगता है कि जो आपने न्यूमेरिकल 15 और 16 के आए हैं और आपको बिल्कुल ठीक आते हैं, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, क्योंकि आपके जो नीचे सवाल है ना जो वाइटल स्टैट्स उसमें तो आपको सिंपल फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। इधर अभी हम करके देखेंगे, आपने देखा 15 में भी हो सकता है कोई टेबल से वैल्यू आप गलत ले लें या आप उसका जो फार्मूला लिखते हुए कोई गलती के चांसेस हैं इसमें। अगर हाँ, अगर आपने कोई ऐसी एग्जांपल आ गई है जो आपने एज सच की हुई थी और आपको पूरा यकीन है कि जवाब तक ज़हन में, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज आप वाइटल स्टैट्स वाला ही सवाल करिएगा। ये थोड़ा सा उधर आपने पेपर में बैठ के खुद से एवेल्यूएशन करनी है कि इस पे क्या है, लेकिन चैप्टर 14 वाला नहीं छोड़ना। ठीक है जी, हम आते हैं जी अपने अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ। आज हमने चैप्टर 15 में हमने पढ़ा था एस्टिमेशन। एस्टिमेटर हमने क्या किस तरीके से होते हैं, दो हमने पढ़े थे, पॉइंट है कि इंटरवल है। थ्योरी के हवाले से मैंने बता दिया था कि सिर्फ वो चार पॉइंट आपको आने चाहिए और उसमें थ्योरी का इतना कोई काम नहीं है। और आज जो चैप्टर 16 है इसकी जो थ्योरी है इसका भी सिर्फ एक सवाल वो पूछता है। वो क्या पूछता है वो आगे हम देख लेते हैं, यहाँ कुछ ऐसी डेफिनेशन पूछ सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल इसमें आसान है। इसी तरीके से करना यही है कि आप लोगों को हम एग्जांपल्स इकट्ठे करेंगे, फिर उसके बाद मैं बुक में से एग्जांपल्स आप अच्छे तरीके से करने के बाद मैं बुक में से कुछ सवाल आपको बता दूंगा, आपने वो खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। सोल्यूशन मैंने भेजा था चैप्टर 14 का, 15 का फिर किसी ने मांगा ही नहीं है इसलिए मैंने नहीं भेजा। अगर जरूरत हो तो बता देना, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। फिर इसका भी सोल्यूशन अगर चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये चैप्टर है आपका स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। इसमें वही बात है कि जो आपने चीज़ें निकाल ली है, आपने पॉपुलेशन से जो सैंपल निकाले उनसे जो चीज़ें आपने निकाली लाइक मीन या आपने वेरिएंस जो भी निकाली, अब हम देखेंगे कि आया कि जो हमने फाइंड आउट किया है स्टैटिक जो उसे करते हैं वो आया कि पॉपुलेशन के लिए ठीक है कि नहीं है। कुछ पैसे हम उसमें टेस्ट लगाते हैं, वो टेस्ट अगर हमारा दो इसमें रेंजेस आ जाती हैं, एक आपका एक्सेप्टेंस रीजन आता है, एक आपका क्रिटिकल रीजन आता है। अगर तो जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आया तो हम कहते हैं जी कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो ठीक है। अगर वो क्रिटिकल में आया तो हम कहते हैं जी ये ठीक नहीं है। वो अभी हम देख लेते हैं आगे सारी चीज़ें। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की वही है जो मैंने बताइए कि ये एक प्रोसीजर है जो आपको इनेबल करता है टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमने सैंपल डाटा से इंफॉर्मेशन ली है हम उसके ऊपर हमें टेस्ट करना है कि वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट और assumption अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। वही बात कि सैंपल से जो आपने इंफॉर्मेशन ली है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, तो आप देखते हैं एक स्टेटमेंट आप बनाते हैं और फिर वो आप चेक करते हैं उसको या हाइपोथेसिस के वो पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में भी ठीक है कि नहीं ठीक। और सच अ स्टेटमेंट और assumption which may or may not be true is called a statistical hypothesis। वो ठीक हो भी सकती है, वो ठीक नहीं भी हो सकती। हम शुरू में बनाते ही दो चीजें हैं कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, ये है या ये नहीं है। तो हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट कर लेंगे व्हेन सपोर्टेड बाय द सैंपल डाटा, रिजेक्ट कर देंगे व्हेन नॉट सपोर्टेड बाय द सैंपल डाटा।
अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, ये देखते जाना कि नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। इसे स्टेटस को का भी कहते हैं, नो इफेक्ट। ये एमसीक्यू आया भी हुआ है शायद, जैसे इनके नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेटस को कहते हैं जो चेंज नहीं हो रहा ना, जो बिल्कुल जैसा है वैसा ही है। ये नो इफेक्ट भी से कहते हैं, स्टेटस को भी कहते हैं। नल हाइपोथेसिस इसको एच नॉट से कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एनी हाइपोथेसिस व्हिच इज टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। ये जो एच नॉट है, इसी को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि एच नॉट अपना एक डिफाइन कर लेते हैं, और उसी के ऊपर सारा उसी की वैल्यू को हम हमारा हमने ट्रू एक वैल्यू बनाई होती है कि अगर ये, और फिर ट्रू मैंने आपको बताया कि जब आप आगे जाके आप अपने ओरिजिन चेक करेंगे, क्रिटिकल है कि एक्सेप्टेंस है, तो फिर अगर वो एक्सेप्टेंस है तो हम कहते हैं कि हमारा एच नॉट ठीक है, अगर वो ना है तो हम कहते हैं कि हम रिजेक्ट कर देते हैं। और एक बात याद रखें कि जब भी रिजेक्ट करेंगे हम हमेशा दोनों बनाते हैं, वो नीचे भी देखते हैं। नल हाइपोथेसिस एच नॉट, अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो एच वन उसे कहते हैं। कोई एच ए भी लिख देता है, कोई एच वन भी लिखता है, तो ये आप लोगों की मर्जी है, लेकिन एच नॉट ए वाला बुक वाला एच नॉट और एच वन लगता है। तो अगर आपका एच नॉट रिजेक्ट हो गया तो आप एच वन को ले लेते हैं। तो यही आगे उसका सारा लिखा हुआ है कि hypothesis which is to be tested for possible rejection under the assumption that it is true। क्योंकि रखते हम यही है कि ये ट्रू है, लेकिन हमने रिजेक्ट भी इसे ही करना होता है। तो आगे ये भी एक फॉर एमसीक्यू की एच नॉट इज द हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट। अब ये देखें, इसके नीचे थोड़ा सा उसने बताया हुआ है कि ये इसका मतलब क्या है। A null hypothesis should always be precise। ये precise होना चाहिए, such as the given coil is unbiased or a drug is ineffective in curing a particular disease or the difference between two teaching methods is non or zero। आपको ना ये जब भी पेपर में इस तरह का डेफिनेशन आया तो नीचे आपने एग्जांपल जरूर देनी है, सिंपल एक दो लाइनों में डेफिनेशन लिख के नहीं छोड़ना। तो इसलिए मैंने कोशिश यही की थी कि जब आप इसलिए कि आप ऐसा किसे याद कर रहे होते हैं, मैंने भी चीजें साथ बीच में लिखी हुई है। तो अब देखें असाइड न्यूमेरिकल वैल्यू एच नॉट को हम कह रहे हैं जी, ये आपको पता मीन है कि मीन हमारा 62 इंच है। इन अदर वर्ड्स द हाइपोथेसिस दैट कि ये हमने कह दिया जी कि मीन हमारा इतना है। अब दूसरे में हमने रखा होगा, ये अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या, जब इक्वल आए तो दूसरा नॉन इक्वल रखना है, या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, वो सारे अभी देख सकते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, एनी अदर हाइपोथेसिस व्हिच वी एक्सेप्ट अदर देन। जब आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो जो भी दूसरा हाइपोथेसिस आप एक्सेप्ट करेंगे उसे हम एच वन कहते हैं। अब ये जरा चीज देखनी है कि अगर आप एच नॉट को में इक्वल का साइन रखते हैं ना, आज मेरे पास ना वो व्हाइट बोर्ड में नहीं यूज कर पाऊंगा, लेकिन जितना जरूरी वो पेज पे लिख के शो करा दूंगा, क्योंकि वो सर सुहेल का भी साथ ही लेक्चर है, तो वो उनको ज्यादा जरूरत थी व्हाइट बोर्ड की। आज हमने एक दूसरा मंगा लिया ग्राफिक पैड, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ये भी इशू नहीं आएगा। लेकिन इसमें बड़ी कम थी, मुझे सिर्फ शायद बहुत एक दो चीजें बतानी पड़े जो मैं पेज पे लिख के मैं वो शो कर दूंगा। फिर भी अगर आप लोग को समझ नहीं ना आएगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा। सबसे पहले इतनी इधर चीज ये याद रखनी है कि जब आप एच नॉट को, यानी कि म्यू आप इक्वल टू का साइन डाल रहे हैं ना, तो जो एच वन आएगा वो नॉट इक्वल का साइन आएगा। ये थोड़ा सा सिर्फ इसमें क्लैरिटी लेनी। इधर क्लियर है ना फैसल हमजा मैडम के, अगर आप एच नॉट आपने इक्वल का साइन डाला तो एच वन नॉट इक्वल है। ठीक है सर। हाँ, इसके अलावा दो और केसेस हैं। अगर वो आगे आ भी जाने हैं, वो देख लेते हैं। अगर अगर एच नॉट लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा तो एच वन ग्रेटर देन का साइन आएगा इधर। और अगर एच नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा तो एच नॉट का लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। मैं तीनों केसेस अभी अब आगे आने में हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल इतना देर में रख लो ये वाला। तो ये एच वन अगर इधर पता ना, इधर ये वाला साइन अगर डालें ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, सॉरी अगर हम एच वन ये ले रहे हैं, अगर एच वन यू ग्रेटर देन 62 है तो आपका एच नॉट लेस देन इक्वल टू आएगा। ये आगे प्रॉपर्टीज में, हाँ अभी मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, इसकी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। सबसे पहले अभी तक हमने ये पढ़ा कि नल हाइपोथेसिस क्या है और आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। दूसरा देखें जी, सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या था। सिंपल वही है यार जिसमें एक वैल्यू होती है। हाइपोथेसिस इज वन इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड भी होते हैं, यानी कि आपने सारी चीजें स्पेसिफाई की होती हैं। फलानी चीज इक्वल है जी, यानी कि आपका मीन 62 के इक्वल है, इसमें हमने ये नहीं कहना कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये क्या है।
जिस पे आप स्पेसिफाई कर दें वो सिंपल है, और जिस पे आप स्पेसिफाई ना करें, यानी ये साइन में बेसिकली ऊपर आपको बताना चाह रहा था, ये वाले ना, इसे कहते हैं लेस देन इक्वल टू, और इसे कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये ये वाले। अगर कोई इस तरह की कहानी आपको नजर आ जाए तो ये कंपोजिट है, अगर आपको इक्वल का साइन नजर आ जाए तो ये सिंपल है। क्लैरिटी जी। एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस क्या होता है? एग्जैक्ट इफ इट सिलेक्ट्स अ यूनिक वैल्यू। अगर आपका म्यू 62 इंच है, आपकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो ये एग्जैक्ट है। इनएग्जैक्ट इफ इट इंडिकेट्स मोर देन वन वैल्यू। ज़ाहिर है अगर ये देखें इसकी इक्वल नहीं है तो इट्स मीन कि किसी चीज़ के भी इक्वल हो सकता है, एक वैल्यू तो है ही नहीं है, और प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेटर देन 0.5 ये कुछ भी हो सकती है वन तक। ये a simple hypothesis must be an exact one, while an exact is not necessarily a simple, and inexact is always a composite। ये आपको एमसीक्यू में थोड़ी सी हेल्प कर सकती है, देख लीजिएगा। यहाँ तक 3 डेफिनेशन हमने आज की हैं, नल, alternate, सिंपल एंड कंपोजिट, और एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट। ये डेफिनेशन भी आ सकती हैं और आपको एमसीक्यूज में भी ये पूछ सकता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है? अ सिंपल स्टैटिस्टिक विच प्रोवाइड्स अ बेसिक फॉर टेस्टिंग। आपने ना देखें, हमने उधर भी किया था एस्टिमेटर में भी, कि हमने एक फार्मूला लिख लिया था, तो उसे हमने कहा था जी एस्टिमेटर है हमारा, यानी कि कोई वैल्यू तो निकालनी है ना। अगर हमने हमें हमने सैंपल ले लिया है पॉपुलेशन में से 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमने उसका मीन निकालना है, वेरिएंस निकालनी है, कुछ तो निकालना है ना। तो उस चैप्टर में हमने उसे एस्टिमेटर का नाम दे दिया था। इस चैप्टर में हम उसे टेस्ट स्टैटिस्टिक का नाम दे देंगे। अगर हम जी को यूज कर रहे हैं या किसी और चीज को, वो अब आगे यहाँ तक कि टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, कि वो फार्मूला, वो जो हम यूज करेंगे अपनी वैल्यू, सैंपल की वैल्यू निकालने, सैंपल की वैल्यू यूज करके इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, उसे आप टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब देखें एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन क्या है, ये भी आपके सामने के ज़ाहिर एक रीजन होगा जो जिसे हम एक्सेप्टेंस रीजन कहेंगे, रिजेक्शन कहेंगे। होता क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ टेस्ट स्टैटिस्टिक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। होंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं है। ठीक है, so one that is consisting of values consistent with h naught and other which are unlikely to occur if h naught is true। एक्सेप्टेंस रीजन वो होगा जिसमें एच नॉट अगर ट्रू है तो वो लाई कर रहा होगा, रिजेक्शन वो होगा अगर एच नॉट ट्रू नहीं है तो आपका उस रीजन में हो। सिंपल, ये दोनों रीजन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस रीजन एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द रीजन इज नोन इज एज द रिजेक्शन रीजन। सबसे जो जरूरी बात है इस चैप्टर में, जो एमसीक्यू भी आता है और अक्सर न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल कह रहा हूँ आपको थ्योरी आती है, वो ये है कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या है। ठीक है जी, ये अब जरा है बड़ी आसान सी बात है, लेकिन जरा समझ लें जैसे कि टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। ये नीचे मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस रीजन, ये जरा देखें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अब देखें बच्चों के, अगर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम ह्यूमन इन्वॉल्व है, तो ऐसा हो सकता है कि एक चीज ठीक हो और हम उसे गलत कह दें, और एक चीज गलत हो और हम उसे ठीक कह दें। यही आपके दोनों एरर हैं। अगर एक चीज ठीक है और आपने कह दिया जी वो गलत है, टेस्ट के एंड पे जब रिजल्ट दिया है, तो आपने टाइप 1 एरर कर दिया। एक चीज ठीक हो और आप उसको गलत कह दें, ये है टाइप 1 एरर। और एक चीज गलत थी और आपने उसे ठीक कह दिया, ये टाइप 2 एरर। मजीद अब जैसे ऊपर से पढ़ लेते हैं तो आपको मजीद क्लैरिटी आती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द सैंपल एविडेंस मे लीड अस टू मेक अ रॉन्ग डिसीजन। फेयर इनफ। वी मे रिजेक्ट अ एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं जब ट्रू होगा, और वी मे एक्सेप्ट अ एच नॉट व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। वही बात है कि हम एच नॉट ठीक था, हमने उसे रिजेक्ट कर दिया एक केस में, और एक केस में एच नॉट ठीक नहीं था, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो कह रहे हैं द फॉर्मर टाइप is called an error of first kind or a type 1 error, while the later, जिसे हमने कहा था कि है गलत लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। ये नीचे टेबल है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैंने कहा जी एच नॉट इज ट्रू, अगर तो हम एक्सेप्ट कर लिए एच नॉट को तो एरर कोई नहीं है, करेक्ट डिसीजन है। लेकिन अगर आपने एच नॉट ट्रू था और इसे रॉन्ग एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपका रॉन्ग डिसीजन और ये आपका टाइप 1 एरर। अगर आपको एच नॉट फॉल्स था और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये टाइप 2 एरर कंडक्ट हो गया आपसे। लेकिन अगर आप इसे रिजेक्ट कर दिया तो कोई एरर नहीं। इस पे थोड़ी सी अपनी क्लैरिटी कर रहे हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू अक्सर आ जाता है, ये डेफिनेशन क्या आ जाती है। अगर आ जाती है डेफिनेशन तो आप इस तरीके से टेबल बना देंगे, ऊपर लिख के डेफिनेशन दोनों की, लिखे इस तरह टेबल बना के देंगे, और कोई अपने से उधर एग्जांपल भी बना के दे देंगे। लेट्स सपोज मीन हमने कोई भी मीन रख लेना, और वो इतना था और हमने उसने रिजेक्ट कर दिया, जब था वो तो हमने टाइप 1 एरर किया, या वो इतना नहीं था तो हमने एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर किया। इस तरह की पूरी क्लैरिटी ना 2 पेजेस भर के देना चाहिए, 4-5 नंबर की डेफिनेशन आ जाए। यहाँ तक कोई क्लैरिटी कोई इशू है तो प्लीज बताएं।
कि टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। जी फैसल, हमजा, मैडम, किसी को इशू है तो बताएं। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अब देखें, टाइप 1 एरर जो है ना, उसको हम अल्फा भी कहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को अल्फा। ये आपने हम चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, चैप्टर 15 में भी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर को हम अल्फा कहेंगे। तो ये होता क्या है कि रिजेक्ट कर देना एच नॉट को जब तक वो ट्रू था, और बीटा को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर कहेंगे। ये होता क्या है कि एक्सेप्ट कर लेना एच नॉट को जब तक वो फॉल्स था। और ये नीचे आपके एमसीक्यू पर्पस में लिखा है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है अल्फा एंड बीटा में, वी कैन डिक्रीज बोथ अल्फा एंड बीटा बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। वो पूछ सकता है आपको किस तरह का सवाल एमसीक्यू दे सकता है कि आप कब डिक्रीज कर सकते हो, उसकी ऑप्शन होगी जब हम सैंपल साइज डिक्रीज करेंगे। ये उसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपका एक्सेप्टेंस रीजन अगर आपके इस रीजन में आ जाएगा तो ये एक्सेप्टेंस है। दूसरा आपने ये हम डिफाइन करते हैं खुद ही, अभी हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल में कि हम खुद अब हर सवाल में हम अपना खुद डिफाइन करते हैं कि हमारा क्रिटिकल रीजन क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन क्या होगा। अब आगे एक और ये भी एमसीक्यूज में आया हुआ है, आई हुई चीज, द पावर ऑफ अ टेस्ट क्या होता है। आपके ना जो बुक 2 के एमसीक्यूज नॉर्मली ना ये पहले 3 चैप्टरों में से आते हैं, या नॉन पैरामीट्रिक एक आध आ जाएगा, या आपसे एक टी टेस्ट में आ जाएगा। वो क्या आना है वो मैं बता देता हूँ, फ्रंट पे एंड वाले पेज पे में लिखा हुआ है। तो या आपका कोई उस पर वाइटल स्टैट्स में से कुछ आ सकता है। इस तरीके से एमसीक्यू बड़े आसान आसान आते हैं, इस पे से मुश्किल नहीं आएगा। मुश्किल अगर आपने कुछ गलत किया तो प्रोबेबिलिटी वाले में से गलत करें, और वो आई होप कि आप नहीं करेंगे। सर इतना तो कर लेंगे इंशाल्लाह कि एमसीक्यू हो जाए। गुड, ठीक है। अच्छा जी, पावर ऑफ अ टेस्ट क्या होता है, ये बड़ी ध्यान से देखें। हमने कहा जी कि बीटा, हमने ऑलरेडी कहा हुआ है ना जी कि बीटा हमारा वो है कि हम एक गलत चीज को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो अगर हम गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करें, या लेट्स सपोज बीटा एक गलत चीज थी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टू चूज या टू डू अ रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, तो बीटा वो था। तो अब देखिए, वन टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, तो अगर आप उसमें से रॉन्ग डिसीजन करने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर रहे हो तो जो बचेगा वो आपकी पावर होगी, वन माइनस बीटा। मतलब देखिए जरा, विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड एच वन is the probability of rejecting a null hypothesis when it is too false, the power is the complement। बीटा क्या होता है कि जब आप गलत को ठीक, होता गलत है लेकिन आप कहते हैं ये ठीक है, उसे हमने उसको हमने उस प्रोबेबिलिटी को हमने बीटा का टाइप 2 का नाम दिया हुआ है। तो अगर हम वन माइनस बीटा कर दें तो इट्स मीन कि आपका ये पावर है, ये एक टेस्ट की पावर है कि हमने गलत, उसमें से वन में से टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है, तो उसमें हमने बी को अगर माइनस कर दें तो जो चीज बचेगी वो हमारा पावर ऑफ अ टेस्ट होता है। द पावर जनरली इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द सैंपल साइज। ये भी सवाल एमसीक्यू आ सकता है। अ टेस्ट फॉर विच बीटा इज स्मॉल इज डिफाइंड एज टू बी अ पावरफुल टेस्ट। डेफिनेटली अगर आपका बी किसी में बहुत स्मॉल होगा तो आप टूवर्ड वन की तरफ ज्यादा कन्वर्ज कर रहे हो, ठीक है जी। द सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, ये हम पीछे पढ़ते रहे, सवाल में भी आता है, सिग्निफिकेंस लेवल 95% आएंगे, ये आपका अल्फा होता है ना। The significance level of a test is the probability used as a standard for rejecting H naught जबकि वो true था। The value alpha is also known as the size of the critical region, ये भी आपको पता है। Significance level and probability of type 1 error are same, यानी कि आपका टाइप 1 एरर जो है और आपका अल्फा ये सेम है। और आप इसमें एक चीज याद रखें, मैंने आगे लिखी भी हुई है, वो आगे बताएंगे कि लेट्स सपोज अगर आपको पेपर में वो नहीं बताता कि आपका अल्फा कितना है, कुछ नहीं बताया हुआ, तो एकेडमिक के लिए 0.05 अल्फा रखते हैं एकेडमिक के लिए, और अगर कोई रिसर्च पॉलिसी चल रही है जो कि हम तो नहीं करेंगे तो उधर 0.01 रखते हैं। ये आगे लिखा भी हुआ है किसी पेज में। ये एक न्यूमेरिकल है, सैंपल साइज व्हेन अल्फा एंड बीटा इज स्पेसिफाइड। ये कभी भी नहीं आया, आपको भी नहीं आएगा, लिख दिया था मैंने नोट्स बनाते हुए, तो कर भी लें ना भी करें तो काम चलेगा, इसमें जरूरी नहीं है करना, तो ये हम इसे छोड़ देते हैं। क्योंकि चैप्टर बड़े ज्यादा और आप कर सिर्फ 20 नंबर की रहे हैं, तो इसलिए आपने देखा कि मैं आपको इन चैप्टर्स में खास करके 30 और 15 और 16 में सेलेक्टिव चीजें करा रहा हूँ, क्योंकि इसे आपने 20 नंबर के लिए सिर्फ तैयार करना है। लेकिन जो मैं कराऊंगा वो आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि आप वो मिस कर देंगे तो फिर पीछे चीज बचनी कोई नहीं है। ये असल जो आज का काम था, जितना हमने पीछे किया वो आपका एमसीक्यू पर्पस था, आपकी डेफिनेशन उसमें से आनी थी। सवाल जो न्यूमेरिकल आना है ना वो ये आना है। अब ये जरा गौर से देखनी है चीजें, ये है उससे भी आसान ही है, लेकिन बस इसके स्टेप 6 स्टेप इन्वॉल्व है। जब भी आपको चैप्टर 16 में से सवाल आएगा तो हमने ये 6 स्टेप करने हैं।
और अभी तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि ये क्या बड़ी जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम एक एग्जांपल की तरफ जाएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जनरल प्रोसीजर क्या है जी टेस्टिंग हाइपोथेसिस में? सबसे पहले कि स्टेट योर प्रॉब्लम, हमने अपनी प्रॉब्लम बतानी है उसे, एंड फार्मुलेट एन अप्रोप्रिएट एच नॉट विद एन एच वन। जब भी आप एच नॉट रखेंगे डेफिनेटली आपका एच वन तो आपने रखना ही रखना है। सादा लफ्जों में आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है वो जी कि आप सबसे पहले एच नॉट और एच वन बना लें, अपनी जो स्टेटमेंट आई हुई है उसमें से आप अपना नल हाइपोथेसिस बना लें और अपना अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लें। ठीक है जी। नंबर 2 पे वो कह रहा है डिसाइड अपॉन अ सिग्निफिकेंस लेवल। अल्फा यहाँ तो पेपर में गिवन होता है, तो यहाँ आप अगर खुद चूज करते हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर गिवन नहीं है तो आप 0.05 अल्फा चूज करेंगे, क्योंकि अभी आगे टेबल से फिर हमें वो वैल्यूज भी निकालनी है। ये नहीं देखे ना, आपने यही चूज करना है 0.05। अगर टू टेल टेस्ट होगा तो हमने इधर से वैल्यू ले लेनी है, और हमारे पास दोनों टेस्ट आएंगे। जब हम एच नॉट इक्वल, जब एच नॉट में हम इक्वल का साइन यूज करेंगे तो वो टू टेल टेस्ट होगा। जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन यूज करेंगे तो फिर हम वन टेल वाले फार्मूले ये वैल्यू यूज करेंगे। ये देख लेना, आगे सवाल में भी हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे इसे, लेकिन मैं इधर अब देखें कि जब इक्वल का साइन आएगा कि एच नॉट इक्वल टू लेट्स सपोज 10 है या 20 है, तो एच नॉट हमारा होगा नॉट इक्वल, तो तब टू टेल होगा। लेकिन जब आपका एच नॉट है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर आपका जो आप वैल्यू यूज करेंगे वो वन टेल टेस्ट यूज करेंगे। तो वो जब हम सवाल करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमने कहा जी हम अल्फा डिसाइड कर लेंगे। तीसरे नंबर पे डिटरमिन, ये तो थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में आपको लिखा नजर आ जाएगा, अगर ना क्लैरिटी बताइएगा मैं दोबारा तस्वीर शेयर कर दूंगा। ये आपने अब हमने सबसे पहले नंबर पे हमने क्या किया, हमने नल हाइपोथेसिस आपने ऐसे दोनों हाइपोथेसिस बनाए। दूसरे नंबर पे हमने कहा जी हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो ये है। तीसरे पे तीसरा किधर गया है? अच्छा, मैंने तीसरे को चौथा लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। डिटरमिन करें रिजेक्शन और क्रिटिकल रीजन। तो वो आपने वो कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। नंबर 1 हाइपोथेसिस, नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नंबर 3 पे आपने अपना क्रिटिकल रीजन बना लेना है। वो कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। सिर्फ ये ना अक्सर ये उसने थ्योरी पूछी होती है आपसे कि मुझे कंस्ट्रक्ट करके दें कि हाइपोथेसिस का कैसे करना है। तो इसमें अभी देखिए कि अगर आपको वो कह दें कि मुझे मीन का करके दें, कि अगर वो आगे चलें वो भी बुक्स में दिखाता हूँ। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने रखा हुआ है, हमने इस केस में हमेशा जी रखेंगे इस सारे चैप्टर में। तो आपने वो जी वाला वो दिया है, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस यू नॉट ओवर यू नॉट और सिग्मा नॉट। वो इसमें आपने आपने वो इसे रख देना है पांच चौथे चौथे नंबर पे। और फिर आपने डिसीजन देना है। अगर आपने रिजेक्ट करना है एच नॉट को तो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, जाहिर है वो हमारे क्रिटिकल रीजन में आ जाएगा। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। ये वही टेबल मैंने लिखा हुआ है, ये आपने देख लेना। और ये देखें सिंपल वर्ड्स में मैंने फिर लिख दिया। सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाएं, दूसरे नंबर पर सिग्निफिकेंस लेवल, तीसरे नंबर पर टेस्ट का बताएं। इधर बीच में ना ऊपर दूसरे तीसरे ना वो क्रिटिकल रीजन भी लिखते हैं। फिर चौथे पे कैलकुलेशन कर दें, पांचवें पे क्वेश्चन करके उसे बता दें। अब ये फिर आगे ये एक और लेक्चर मैंने लिया था मैडम से नर्स में, फिर वो लेक्चर मैंने इस तरीके से लिख दिया था। तो ये मैंने साथ ही अटैच किया कि एमसीक्यूज आ जाए। वो देखें रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, टाइप 1 एरर है। एक्सेप्ट वही चीजें सारी जितनी पीछे की है वही जरा दोबारा आप इतने रिवीजन हो जाएगी। एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू फॉल्स, तो ये टाइप 2 एरर है। नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट है, इसको याद रखें, इसको स्टेटस को का या नो फैक्ट कहते हैं। ये लिखा भी हुआ नीचे। अब प्रॉपर्टीज दे, ये प्रॉपर्टीज पूछ सकता है आपसे, तो ये बड़ी मजे की प्रॉपर्टीज है, जरा देखें जरा। वो कह रहा है इन्हें कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होना चाहिए, कि ये कंप्लीटली यूज होनी चाहिए, इनमें कोई डिसकंटिन्यू नहीं चाहिए। देखें अगर मैं कह रहा हूँ कि एच नॉट मेरा लेस देन इक्वल टू 30 है और एच वन मेरा ग्रेटर देन 40 है, तो ये डिसकंटिन्यू आ गई ना। 30 और 40 में 10 नंबर का फर्क है, तो ये करेक्ट नहीं है। कभी भी आप अपना हाइपोथेसिस ऐसे नहीं बनाएंगे, हमेशा कंटिन्यूटी होगी। अगर आप इसे कह रहे हैं ना कि u लेस देन इक्वल टू 30 है, तो ये h1 ग्रेटर देन 30 होगा। मतलब कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जिधर वो खत्म हो रहा है उधर से अगला शुरू होगा। ये आपका ठीक होगा। ऐसे जब कभी आएगा तो ये आप बनाओगे तो गलत बना रहे हो, ये ध्यान में रखना। इन दोनों को कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होना चाहिए। तो ये अगर इस तरह का आपका रिलेशन बन जाए तो ये वन टेल टेस्ट होगा। अब देखें, एक ये चीज होगी, एक हमने एच नॉट इक्वल वाला पढ़ा है, इक्वल नॉट इक्वल, एक केस ये और एक केस वो, अगर ये हम इसे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें।
अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसे कह दिया ना u लेस देन इक्वल टू 30, तो ये सिर्फ h1 ग्रेटर देन 30 होगा, ये नीचे इसका इक्वल का साइन आप नहीं लगाएंगे। ये देखो मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन अगर आप इसे नीचे से इक्वल का साइन हटा दें तो फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है। दो प्रॉपर्टी कंप्लीटली एग्जॉस्टिव हुए और आपकी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस सर। ठीक है, अब देखें वो सिंपल वही जो मैंने पीछे किया था, वो मैं दोबारा आपको वही मेथड जो पीछे मैं 6 स्टेप बताया, अब ये मैडम ने बताया तो मैंने वो भी लिख दिया है, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये जरा तमीज से लिखे हुए हैं। राइट डाउन हाइपोथेसिस इन पेयर फॉर्म, सिंपल बताएं एच नॉट एच वन क्या है। सबसे अहम चीज ये है। अब ना आपने एक चीज चले, ये अगर आपको पेपर में आ जाता ना कि मुझे हाइपोथेसिस का ड्रॉ, मुझे वो पूरा प्रोसीजर लिख के दें फॉर मीन के लिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, तो फिर आपने इस तरीके से करना है, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा ना। अब पहले नंबर पे डिसाइड ऑन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये देखिए मैडम ने कहा था कि अगर पॉलिसी लेवल है तो आपने 1% रखना है, अगर एकेडमिक है तो आपने 5% रखना है, क्योंकि हमें ये कंफ्यूजन होती थी, एक दो सवाल ऐसे थे जिनमें वो नहीं उसने बताया था, तो फिर हम क्या करते थे जी कि हमें उन्होंने बताया कि आप अगर सवाल पेपर ही कर रहे हैं तो अगर उसमें एकेडमिक की बात हो रही है 5% रख दें, नॉर्मली दिया होता है एक केस में ना भी, तो आपने ये चीज़ रखी है। टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या रखना है वो आप डिसाइड कर रहे हैं, वो हमेशा आपका यही होना है, ये वाला। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन है, अगर डिफरेंसेस ऑफ मीन है तो फिर आपको पता है इधर एक्स माइनस एक्स हो, ये सारे फार्मूला चेंज हो जाना है बस। अच्छा जी, फार्मूला लिख लिया आपने, इस पे एक सिग्मा नाउन होता है, ये थोड़ा सा देखिएगा, हम पीछे चैप्टर 15 में ये किया था, सिग्मा नाउन है तो क्या करना है, सिग्मा अननाउन है और अगर n ग्रेटर देन 30 तो हम आपको पता सिग्मा को ऐसे रिप्लेस कर लेते हैं। अगर सिग्मा अननाउन है और n लेस देन 30 है तो फिर z स्टैटिस्टिक यूज नहीं करते, फिर t स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। ये होता बिल्कुल z की तरह, ये आपका पूरा नया चैप्टर है, चैप्टर 17 है या 18 है ना, हमने वो करना नहीं है। लेकिन अगर एमसीक्यू में आपको ये चीज आ जाए कि अगर आपका सिग्मा अननोन है और आपका सैंपल साइज जो है लेस देन 30 है तो फिर आप जी स्टैटिस्टिक यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं रहती है। हमने सेंटर लिमिट थ्योरम में पढ़ा था कि हम तभी अपनी नॉन नॉर्मल या अननोन पॉपुलेशन को नॉर्मल कहेंगे जब एन हमारा ग्रेटर होगा। तो इधर आपको पता चल गया कि एन ग्रेटर किसको कह रहा होता है कि अगर एन ग्रेटर देन 30 हो, अगर n ग्रेटर देन 30 और सिग्मा अननोन है तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो आपकी हम नॉर्मल ही कंसिडर करेंगे। और इसी तरीके से अगर सिग्मा अननोन है और n लेस देन 30 है तो फिर आप टी स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। देखिए उसका फार्मूला भी सेम है बिल्कुल, लेकिन इसका टेबल थोड़ा सा अलग है देखने के लिए। वो टेबल हम जी से नहीं देखते, हम टी टेबल से देखते हैं, तो इसलिए मैंने वो चैप्टर हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए मैं डिटेल इसमें नहीं जा रहा, सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब आप देखो कि डिसीजन वो रीजन कैसे बनाते हैं। अगर पहला आपका आ गया जी क्रिटिकल रीजन, अगर आपका एच नॉट आपने इक्वल और एच नॉट नॉट इक्वल रखा हुआ है तो रिजेक्शन रीजन आपका आएगा एच, ये ना मैं लिख के आपको दिखाता हूँ तीनों। एच नॉट अगर आपका हमें ये कह दिया जी म्यू इक्वल टू, अगर इधर से समझ आ रही है तो ठीक है, लेकिन मैं एक दफा सब क्लैरिटी कर दूं ताकि। सर ये जेड स्टैटिस्टिक्स और टी स्टैटिस्टिक्स जी जी मैं एक मिनट से वेट करना, बस मैं 30 सेकंड में आपसे शेयर कर
जी मैंने आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ, जरा ये जरूर देखें। आपको तस्वीर आ गई, जरा तस्वीर को ओपन करें व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब देखें, मैंने जो पहले लिख के भेजा आपको, मैंने कहा है कि अगर आपका u इक्वल टू यू नॉट है या इक्वल नहीं है तो ये आपको बता दी टू टेल टेस्ट होता है। तो इसकी ना एक बस याद रखें, इसमें भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा मजीद सिंपल आपको करने जा रहा हूँ कि अगर दो वैल्यूज, ये कैल का मतलब है कैलकुलेटेड और टी का मतलब है टेबल से जो वैल्यू लेनी है। एक वैल्यू हम टेबल से लेते जाएंगे, वो कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू हम टेबल से लेंगे, ये वाली। टू टेल होगा तो ये वैल्यूज लेंगे, वन टेल होगा तो ये वैल्यूज लेंगे। टू टेल में ज़ाहिर है आपको पता है हाफ डिवाइड हो जाता है, हाफ इधर और हाफ इधर, तो इसे अल्फा पे टू कहते हैं, तो ये वन टेल टेस्ट तो पूरा से जी अल्फा क्या कहते हैं, ये इससे परेशान है नोटेशन से। और देखिए मैंने लिखा हुआ है जी का मॉड, ये क्रिटिकल रीजन लिखे हैं मैंने सारे। जी का जो मॉड है वो अगर ग्रेटर है वन पॉइंट जी टेबल से तो फिर आपका ये क्रिटिकल रीजन है। दूसरे केस में जो जिसमें u लेस देन इक्वल टू यू नॉट और नीचे वाला h1 u ग्रेटर देन यू नॉट है, तो अगर उसमें z कैलकुलेटेड वन टेल के टेबल से लिया हुआ, z टेबल से बड़ा है, तो फिर आपको क्रिटिकल रीजन है। ये सवाल करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी होगी, लेकिन फिलहाल आपने ये ध्यान में रखना है। तो अगर तीसरे केस में अगर आपका z कैलकुलेटेड लेस देन है z टेबल से, तो फिर आपका ये क्रिटिकल रीजन है। एक मुझे सवाल आपको कराने दें, फिर आपको ये लेस देन इक्वल की सारी क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल ये तीनों चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि क्रिटिकल रीजन हम ऐसे बनाते हैं। फिर एंड पे उसको कह रहा है जी गिव अ फाइनल स्टेटमेंट अबाउट पैरामीटर्स, राइट द फाइनल इन्फरेंस अबाउट पैरामीटर। ठीक है कि नहीं ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है? अगर ये सिर्फ क्रिटिकल रीजन के हवाले से, मैंने अभी सिर्फ आपको बताया कि तीन तरह के बंदे हैं, वैल्यू टेबल की वैल्यू टेबल से ले रही है, कैलकुलेट हमने ये जी स्टैटिस्टिक्स करनी है, सिर्फ हम उन दोनों वैल्यूज को हमें देख लेना है। तो अभी हम जब सवाल की तरफ जाएंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इससे पहले अगर इस पूरे हमारी थ्योरी खत्म हो गया, हम जाने लगे एग्जाम्पल की तरफ, इसमें कुछ और बताएंगे जब मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जी फैसल। हमजा फैसल कोई चले आगे? यस सर, आगे चलें। जी सर, वो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा थोड़ा जी सा, जी वो ये बिल्कुल इशू आ क्लियर रहा हो है। जाएगा, वो इजी हो जाएगा। सिर्फ ये मैं दिखाना इसलिए था कि बनाएंगे हम इस तरह बना रहे होंगे। अभी मैं आपको जब वो कराऊंगा तो अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये बुक से दिखा दूं कि बुक से एवं नहीं चीजें फजूल फजूल करते जाना, टाइम ज़ाया नहीं करना है। जितनी मैंने थ्योरी करा दी है वो थ्योरी करनी है, ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ किसी को जिस तरह मैडम का जो इसमें डिग्री है तो मैडम डेफिनेटली पढ़ा भी हुआ है, तो आप जिन्होंने ये पहली दफा पढ़ना है तो जितना मैंने नोट्स करा दी दे दी है वो उसमें थ्योरी कर ले, और ये एग्जाम्पल जितनी पीछे ये सारी छोड़ देनी है, एग्जाम्पल जो स्टार्ट करनी है ना। अब ये देखें, आपको बुक पढ़ी हुई है, ये जनरल प्रोसीजर उसने फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस दिया हुआ है, ये वही जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये सारे उसने वो दिए हुए हैं। तो इसके बाद एक इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये वो टेबल दिया हुआ है आपका। अच्छा, अब एक चीज, अगर आपको वो पेपर में इस तरह भी आया हुआ है कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, तो आप सिंपल ये स्टेप देखते जाए। सबसे पहले हमने कहा जी फार्मूलेट करेंगे, ये वही चीज जो पीछे किया है, लेकिन अगर पेपर में ये साथ किसी का लिख के भेज दे कि मीन पॉपुलेशन का बताएं या डिफरेंस ऑफ मीन का बताएं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले नंबर वन में उससे बताओगे कि हम इस तरह के हाइपोथेसिस लेंगे। ये देखो तीन ही तरह के हाइपोथेसिस सिर्फ बन सकते हैं, एच नॉट इक्वल है या H1 फिर नॉट इक्वल है। इस ये होगा आपका टू टेल टेस्ट। इसमें जब हम वैल्यू देखेंगे टू टेल टेस्ट में देखेंगे, और इसमें हमने क्रिटिकल रीजन बताया कि z का मॉड अगर ग्रेटर आ जाए z टेबल से तो इट्स मीन ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। ये थोड़ा सा इस पे देखें। दूसरा u जो केस है u लेस देन यू नॉट और H1 हो आपका होगा u ग्रेटर देन यू नॉट, और जो क्रिटिकल रीजन है ना वो आपने याद रखना है कि उसमें भी यही साइन आया होगा जो आपका H1 में होगा इस केस में, कि उसमें आपको क्रिटिकल इसमें देखें म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो अगर जी कैलकुलेटेड आपका ग्रेटर है जी टेबल से तो फिर आपका वो क्रिटिकल रीजन होगा। ये तीसरे में अगर आपका जी कैलकुलेटेड लेस है जी टेबल से तो फिर आपका वो क्रिटिकल रीजन होगा। तो जो साइन इन दोनों में बीच में दिए हैं वही आपने क्रिटिकल रीजन वाले साइन में डालना है। सिग्निफिकेंस लेवल आ गया, तीसरा जी स्टैटिस्टिक आ गया।
यार अगर आपको इधर वो डिफरेंस ऑफ मीन कह देता है तो वो आपने सिर्फ इधर को चीजें चेंज करनी हो, आगे मैं दिखाता भी हूँ, और नीचे इधर फार्मूला चेंज करना है, बाकी स्टोरियाँ सारी वही लिखनी है। ये वही नीचे सारा लिखा हुआ है कि टू साइडेड है। तो देखें अगर ये मैंने जो आप क्रिटिकल रीजन लिख के दी है ना, तो अगर इस सारे को इकट्ठा लिखे तो जी मॉड ही बन जाता है। जी मॉड अगर आपका ग्रेटर है जी अल्फा पे 2 से, तो यानी कि सर जी ये का, आपने एच वाला देख के टू टेल किस तरह डिसाइड किया है, मैं आपको जो आपने पहला ये किया है? मैं आपको सिंपल चीज ये बताइए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको आपका जो रीजन बन रहा है इक्वल का, तो ये टू टेल है, अगर इसमें ये सिंबल आ रहे हैं तो आपका वन टेल टेस्ट। सिर्फ जेल में ये ठीक है। फिलहाल बैठा लो। अगर इक्वल आ गया तो टू टू टेल है, अगर साइन इक्वल नहीं आ रहा है, इस तरह ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो वन टेल टेस्ट हो बस। दो आपके वन टेल है, एक आपका टू टेल टेस्ट। अगर मुझे एग्जांपल करवाना तो ये तो पता चलना ना कि हम एच नॉट और एच वन बना कैसे रहे हैं, इससे तो हमारा वो डिसाइड होना है। तो वो तो स्टेटमेंट पढ़ के पता चलेगा, कहीं वो खुद किसी ने वो बना के दे देता, किसी ने खुद बनाना पड़ेगा। इस पूरे ये भी एक चीज आ गई हमजा, इस पूरे चैप्टर में सबसे मेन चीज है, अगर आप न्यूमेरिकल में एच नॉट और एच वन ठीक बना लेते हो तो आगे तो न्यूमेरिकल में बचता ही कुछ नहीं। गलती करेंगे हम, और करते भी हैं अपना हाइपोथेसिस डिजाइन करते हुए, अगर वो गलत ठीक बन जाए तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बचता, फौरन के फौरन हो जाए। अगर वो गलत हो गया तो फिर जो मर्जी करते हैं तो आप ठीक ही निकल रहा। देखिए पहली एग्जांपल की तरफ आ जाए जरा, सारे आपके इधर मामला अभी ठीक हो जाए। वो कह रहा है जी अ रैंडम सैंपल ऑफ स्मॉल एन इज इक्वल 25 वैल्यूज गिव्स, हमें इतनी वैल्यूज दे रहे हैं, हमने 25 सैंपल को कह रहा है रैंडम ही है, और उसका जो मीन आ रहा है वो 83 आ रहा है। कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू 80 और सिग्मा 7। इस एग्जांपल में वो कह रहा है कि मुझे ये बताएं, सबसे पहले उसने आपको बताया कि अगर हमने एक रैंडम सैंपल लिया है 25 का, और वो हमें मीन दे रहे हैं 83, तो कह रहा है हम ये क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन, कि हमने ये देख सकते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है जिसका मीन 80 और सिग्मा 7 है, ये उससे लिए गए हैं। तब देखो एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, अब हमने उस इन्फॉर्मेशन को गलत या ठीक साबित करना है, तो वो हम हाइपोथेसिस से करते हैं। सबसे पहले देखो वी फार्मूलेट आर नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो हमने पीछे बात की, सबसे पहले हम अपना हाइपोथेसिस बनाए करेंगे। तो हम उसमें हमें क्या ये है कि सिंपल से पूछा कैन रिगार्ड कर सकते हैं, यस या नो में बात आ रही है जी। अगर हमने अपना एच नॉट ले लिया कि यस हमारा यू जो है ना वो यू 80 की इक्वल है, कि यस जी हमने ये अज्यूम कर लिया कि हम बिल्कुल उसी से ड्रॉ किया हमने इन सैंपल्स को। तो दूसरा आपका आ गया एच वन के नहीं किया हुआ, तो ये टू साइडेड हो गया। समझा? इस केस में जब इक्वल और नॉट इक्वल के साइन आ गए तो टू साइडेड हो गया। ये वेरी बेसिक एग्जांपल है, सिर्फ ये बेसिकली समझाने के लिए, असल अच्छी एग्जांपल्स आगे आएंगे। तो इसमें सिर्फ इतनी क्लैरिटी रखो कि किस तरीके से हमने अपने डिजाइन किया है हाइपोथेसिस। उसने कहा जी 25 वैल्यू ली है, उनका मीन ये है, क्या मुझे बता दो कि ये 25 वैल्यू आपने इस पॉपुलेशन से ली है? तो हम कहते हैं जी लेस यस हमने इससे ली है, तो वो हमने एच नॉट ये रख लिया, और एच वन हमने कहा जी नहीं ये इससे नहीं लिए गए। अब हम साबित करेंगे अगर तो हमारा एच, अगर जी स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है वो तो एक्सेप्टेंस रीजन में अगर फॉल कर गई तो इट्स मीन कि हमारा ये वाला एच नॉट ठीक है। तो अगर वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गई तो फिर हमारा एच वन ठीक होगा। ये थोड़ी सी इधर चीज समझ लें। अगर ये समझ आ गई तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। बस आगे हमने मुख्तलिफ बस केसेस डिस्कस करने हैं कि अगर हमने, क्योंकि एच नॉट हम अज्यूम करते हैं कि ट्रू है, तो अगर हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो एंड पे जी स्टैटिस्टिक से वैल्यू निकाल के अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है तो इट्स मीन कि हमने ठीक अज्यूम किया है, जो हमने कह रहे हैं वो ठीक है। अगर वो नहीं कर रही तो इट्स मीन जो दूसरी चीज है वो ठीक है, एच वन ठीक है ना कि एच नॉट। देखें उसने, अब इसमें गिवन नहीं था आपको अल्फा, तो हमने खुद से कह लिया कि हम सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा 0.05, पेपर में वो गिवन दे सकता है, पेपर में वो इस तरह नहीं करेगा। तीसरा नंबर हमने कहा था हम टेस्ट स्टैटिस्टिक हम अपना देख लेंगे, तो मीन ये हमने इसमें एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर आपको पता है तो सिग्मा एक्स होता है इधर, तो सिग्मा एक्स कैसे निकालते हैं, सिग्मा और अंदर उठा है, ये आपका फार्मूला आ गया। अब क्रिटिकल रीजन देखो कैसे बनाना है इसका। दूसरी अहम चीज इसमें, अल्फा आपका 0.05 है आपका टू साइडेड टेस्ट। तो हमजा आपने मुझे जैसे देख के बताना क्या वैल्यू आएगी अगर आप जैसे नहीं देखते। 1.96। वेरी गुड, कैसे पता चला था, हमें भी बता दो। और ये टू टेल और 0.05 का अल्टरनेट में ये दैट यही प्लस चीज़, बस माइनस। सिंपल ये वैल्यू ले ली। अब देखना जरा आपने इसने किया क्या है, हमें टी कैल ये हमारा आ गया क्रिटिकल रीजन। टू टेल में सिर्फ ये जेन में रखना है, ऐसे लिखना करना जिस तरह बुक में उसने अलग अलग करके दिया ना, वो नहीं करना कि जी का जो मॉड है
वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1.96 आ जाता है तो आपका क्रिटिकल रीजन है। अगर इससे आगे पीछे हो जाता है तो आपका वो एक्सेप्टेंस रीजन है। सबसे अहम सेकंड अहम बात, क्रिटिकल रीजन कैसे बनाया? टू टेल देखा, टू टेल में जाके सबसे पहले वैल्यू ली। ये हमारे पास इक्वेशन होती है टू टेल में कि अगर z का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.96 है तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। सिंपल। द हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड इफ फॉर द सैंपल। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपका हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं जी कैसे आगे क्या स्टोरी है। सिंपल, हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली z की। 83 हमें पता है x बार, हमें ये भी दिया हुआ है, म्यू नॉट भी दिया हुआ है, सिग्मा भी हमें 7 दिया हुआ है, नीचे n भी दिया हुआ है। इधर से 2.14 आ गया। अब इसमें फिट करके देखो जरा, इस इक्वेशन में अगर हम 2.14 रखें तो 2.14 अगर ये माइनस आता तो आपने माइनस को इग्नोर करा था, इसलिए मॉड रखा है ना। 2.14 ग्रेटर है ना 1.96 से? हमजा, फैसल, 2.14 ग्रेटर है कि छोटा है 1.96 से? बड़ा सर। ग्रेटर है। तो ये क्या हुआ? ये क्रिटिकल रीजन हुआ या रिजेक्ट हमारा एक्सेप्टेंस रीजन हुआ? क्रिटिकल। क्रिटिकल रीजन तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारा एच नॉट ठीक है कि गलत है? गलत रिजेक्ट है। हो गया। बस, तो हमने क्या फिर एक्सेप्ट कर लिया? H1। अब देखो बच्चों, H1 is not equal to हाँ 180। मतलब हमने क्या है, हम देखो पढ़ो जरा, आपने भी पेपर में ये लिखना है ऐसे, उधर सिर्फ एच नॉट या रिजेक्ट करके नहीं आ जाना है। मैडम हमें बताया करती थी कि बड़ी तमीज के साथ बड़ा हम्बल रह के आपने कहना है कि हम इसे जो है ना हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रिटिकल रीजन में क्या, यानी कि बड़ा शुगर इधर लगा था इस बात पे कि सिंस आर कैलकुलेटेड वैल्यू falls in the critical region so we reject our null hypothesis। अभी मैं एक मजे की बात बताता हूँ रिजेक्ट से। अभी जब CSS 2020 का रिजल्ट आया तो हमारे एक जानने वाले हैं अहमद सदी साकिब हैं, वो PMS 9 में एलोकेट हुए असिस्टेंट कमिश्नर हैं। तो इधर CSS में उनकी एलोकेशन हुई इनलैंड रेवेन्यू में। तो आपको पता है कि जब इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे तो आपको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन एक लेटर भेजेगा कि जी आप लोग इस तरीके से FPSC की तरफ से रिकमेंड हो चुके हैं, तो आया कि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं सिविल सर्विस पाकिस्तान के। तो कुछ ऐसे चीज़ें भी होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी, क्योंकि उनका सभी का ये था कि उसने DMG में जाना है, क्योंकि DMG का ही कंपैरिजन बनता है PMS के साथ क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में आती है। तो बाकी यानी कि मैं इससे एक और भी कंक्लूजन पे आपको दूंगा। सबसे पहली बहुत अच्छी चीज़ है आप फेडरल में आए, CSS करें, लेकिन अल्लाह ना करे किसी वजह से आपका नहीं हो पाता तो फिर आपकी और भी बड़ी ऑप्शन है, वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। कैसे वो आपकी मेरी इस बात से आइडिया होगा। तो जब लेटर आया सभी को तो उसने लिख के भेज दिया कि आई रिजेक्ट टू ज्वाइन या टू सर्व IRS एंड आई एक्सेप्ट टू रिमेन इन PMS। ये लेटर लिख के, ये सिंपल इसी तरीके से लव, क्योंकि बेसिकली ना इस तरीके से जिस तरह ये रिजेक्ट की तरह में बुरा लग रहा है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने लिख के ये भेज दिया कि आप ये वाली ऑफर यहाँ रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो। तो उसने कहा जी मैं रिजेक्ट करता हूँ टू ज्वाइन IRS ओवर PMS में। उसने कहा जी मैं बेहतर महसूस करता हूँ मैं PMS में। इससे बड़ी डिबेट जारी होगी, बड़ी रही। बड़े बड़े जो बाबे थे CSS के मुख्तलिफ कॉमर्स के, जिनसे उन्होंने कहा कि बच्चे की बड़ी अजीब ट्यून है, ये कैसी बातें कर रहा है, ये रिजेक्ट कर रहा है। हालांकि एस्टैब्लिशमेंट ने खुद लिख के भेजा हुआ था कि मैंने लेटर में एक्सेप्टेंस लेटर भेजें या रिजेक्शन लेटर भेजें। तो एक नई डिबेट शुरू होगी। जो CSS के जो पहले दो ग्रुप्स हैं वो ठीक है, उसके बाद अगर कोई बंदा कस्टम या IS फॉरेन सर्विस में जाना चाह रहा है उससे बेहतर है कि आप अपने प्रोविंस की PMS पे ज्वाइन करो, क्योंकि आप फॉरन 2 साल में एक बंदा जो DMG में सेलेक्ट होता है ये पैस में CSS करके, वो भी फॉर्मली असिस्टेंट कमिश्नर लगता है 2 साल बाद का। और PMS वाले भी क्या करते हैं, इनकी भी जो PMS वाले सेलेक्ट होते हैं तो उनकी साल की ट्रेनिंग होती है। 3 महीने आप ACUT लगते हैं, 3 महीने आप SOUT लगता है, फिर 6 महीने आपकी लाहौर में LPDG में ट्रेनिंग होती है 1 साल। और 1 साल आपको SO लगाते हैं किसी भी सेक्रेटेरिएट में पंजाब में। जैसे ही आपके 2 साल गुजरते हैं तो आपको पहली पोस्टिंग मिलती है फील्ड असिस्टेंट कमिश्नर की नॉर्मली, या फिर आपको रजिस्ट्रार बनाते हैं, DMO बनाते हैं, इस तरीके। तो उस बंदे ने कहा जी कि मैं IRS बिल्कुल एक बैंकर की जॉब है ये, आप लोग इंशाल्लाह जब आप मौका आएगा तो हम इंशाल्लाह कांटेक्ट में होंगे, तो आप अपनी किसी ऐसे बंदे से, मुझसे या कोई और लोग जो आपके सर्कल में है उनसे जरूर प्रेफरेंसेस पूछ के दीजिएगा कि IRS किधर रखना है, फलाना किधर रखना है, क्योंकि पता नहीं चल रहा था आपको किधर लाए कर देगा। तो इसलिए कि ये लफ्ज़ जो है ना कि बड़े मैटर कर रहे होते हैं, बड़े लोगों को मसला भी देते हैं। तो अब बड़े फिर एक और है सर अली, अगर आप लोग नोवा में किस में आप लोग जाते हैं तो नोवा में सर अली हैं, उनके एक भतीजे हैं या भांजे हैं साद, वो भी ऑलरेडी PMS 10 में थे। PMS 10 में थे तो उनको भी IRS में इस दफ़ा एलोकेशन हुई तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया IRS को, और वो PMS में रहे। KPK में बड़े लोग हैं, 2 लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, वो अभी इस दफ़ा IRS में हुए थे। एक PWS में हुआ था तो उन्होंने अपनी PMS को ही कंटिन्यू किया, वो इधर नहीं आए। तो ये एक बड़ी एक
स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मार्केट में आ चुकी है कि अगर आपका डीएमजी या पुलिस में होता है, सीएसएस में, कुछ ऐसे लोग नहीं है जो कस्टम को भी प्रेफरेंस देते हैं। फॉरेन सर्विस को तो बड़े 90% लोग प्रेफरेंस देते ही है वैसे ही। तो फॉरेन आपका सर्विस को क्या होता है सर? मतलब यार उसमें ना वो लोग प्रेफर नहीं करते उसे ज्वाइन करना। बड़े चंद लोग हैं जो कहते हैं जी हमें बाहर की लाइफ चाहिए, और वो बड़े बाउशो बन के रहना चाहते हैं, वो रखते हैं। अदरवाइज लोग अब तीसरे नंबर सर पे मैं उनमें से एक हूँ सर, क्या हो गया? मैं 10% रखा है यार, मैं तो कहा ही नहीं है 1-2%, मैं तो 10% फिर भी कह दिया। तो आपको अकेडमी वाले भी कहेंगे। अब शुरू शुरू में कुछ ऐसे भी होते हैं हमजा, हो सकता है आप कहो जी मैंने फॉरेन सर्विस को पहले नंबर पर रखी है, सर अली आपको रखनी देंगे, कहेंगे नहीं यार उसी सीक्वेंस में, नेचुरल सीक्वेंस उसे फॉलो करो। तो अब ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मार्केट में आ चुकी है कि अगर आपका सीएसएस के थ्रू डीएमजी और पुलिस में हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने प्रोविंस को, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद आपके सूबे बड़े या ऐसा ऐसा 2004 में पीएम में सर्विस आई थी। तो 2004 को देखें तो 2021 में देखें तो पीएनएस बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। इस वक्त पंजाब की टोटल 143 तहसील है पंजाब की, उनमें से 96 आपके सिस्टर पीएमएस से है, 96, और 47 आपके पीएस से है। तो यानी कि और आपके डिप्टी कमिश्नर 36 हैं जिले हैं आपके पंजाब के, तो उनमें से अभी तक 17 जो है, 16 या 17 आपके पीएमएस के डिप्टी कमिश्नर हैं, और आपके बाकी जो है वो हाफ हाफ यानी कि। तो इसलिए परेशान और मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला से कभी भी अपनी मेहनत जरूर करते रहें, और बस देखें अल्लाह ताला ने आपको किधर लेके जाना है। ये बेसिकली सर किधर एक से बात चीज किधर निकल गई। एक जी मेरे भाई। सर एक चीज और, बस लास्ट क्लास जब हो ना सर, थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि किस तरह से ग्रुप रखने चाहिए, जी जी और थोड़ी इंशाल्लाह सी करेंगे। जर्नल जो है बाकी ना यार वो। फैसल आप और आपका और हमारा साथ तो लंबा चल रहा है इंशाल्लाह। तो जब भी आप इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह आप अक्टूबर के एंड की जब अपने फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो जरूर डिस्कस, अगर आप समझते हैं कि हम आपको स्पीक ओपिनियन देंगे या, तो आप जरूर शेयर हमसे डिस्कस करेंगे। आपको जितने जिस काबिल हम होगा हमको जरूर बताएंगे। वापस सवाल की तरफ आए जी। देखें मेरे ख्याल में जितनी सारी बातें की थी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ इस एग्जाम्पल में फोकस करें, फिर हम आगे चलते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट आ गई, आपने अपना हाइपोथेसिस डिजाइन कर लिया, एच नॉट और एच वन। आपने अल्फा अगर दे दिया हुआ है दैट्स गुड, नहीं दिया। अच्छा आपको पता है ना सिग्निफिकेंट लेवल वो 90 भी दे, सवाल में देखे तो 90% भी कहता है, 95 तो सिंपल 1 में से माइनस करके उसे लिखते हैं। अगर इधर 95 आया होता तो फिर भी 0.05 ही आना था, क्योंकि 1 में से माइनस करना था। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने डिजाइन कर लिया। सबसे सबसे मेन चीज, अच्छा मेरे मुताबिक ना दो मेन चीजें इस पूरे सवाल में, और जो जो कि सवाल की जान है वो तो आपका हाइपोथेसिस है। अगर आपका एच नॉट एच वन आपने ठीक रख लिया तो आगे कुछ भी नहीं है, आपने खुद दे, अब आगे एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे। दूसरी नंबर पे जो चीज है वो क्रिटिकल विजन है। वो अगर आपने ठीक लिख लिया तो सारे जो वैल्यू आएगी फॉरन आप इक्वेशन में रख दे। आप देखो ना, अगर आपने ये इक्वेशन लिखी हुई है तो अगर आपने सिंपल 2.14 रखा तो पता चल गया ये क्रिटिकल विजन की इक्वेशन। तो जब नहीं होगा तो फिर आपने नीचे इस तरीके से ये लाइन आपने लिखनी है, अपने लफ्जों में लिखना है, लेकिन कंक्लूजन उसे देना है ऐसे ही एग्जामिनर को। कैसे कि वी रिजेक्ट आर नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट ये वी मे कंक्लूड दैट द सैंपल कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन इन न्यू 80। इसमें किसी को इशू है तो बताएं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। इस यहाँ तक सर अभी एक जितना हमने चीज कर लिया। सर, इसमें अगर हमारे पास n ग्रेटर देन 30 होता तो हम फॉर्मूला वो दूसरा देते ना, z इज इक्वल टू। इसमें क्या? सर अगर इसमें n ग्रेटर देन 30 होता हाँ तो फिर सर हम z का जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। नहीं फैसल आप थोड़ा सा ज्यादा आगे चले गए हो। इसमें उसने खुद ना नॉर्मल पॉपुलेशन कहते ही हुई है, तो हम ये एन को चेक ही तब करते हैं जब उसने नॉर्मल पॉपुलेशन हमें ना बताई। ये ना थोड़ा सा वापस आओ जरा, थोड़ी सी मिक्स कर गई चीजें, जरा देखो हम वो था किधर। हाँ ये देखो, एक केस आएगा कि सिग्मा नाउन होगा आपके पास, सिग्मा दिया हुआ ऑलरेडी 7 दिया ना उसके आपको, और नॉर्मल पॉपुलेशन होगी। सिंपल ये फार्मूला, सिग्मा अननोन है, सिग्मा नहीं दिया हुआ, पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, और एन ग्रेटर देन 30 है, फिर भी आप ये यूज करोगे। अगर सिग्मा अननोन है, पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, और एन लेस देन 30 है, तो फिर आप टी स्टैटिस्टिक की तरफ जाते हो, अदरवाइज आप नहीं जाते, आप जी की तरफ ही रहते हैं। तो अब आपको एन 25 दे के ये नहीं हिसाब लगा लें, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी आपको एन अगर 10 की और उसने आपको पॉपुलेशन नॉर्मल कहा है, तो आपने जी स्टैटिस्टिक यूज करना है, जी है ही नॉर्मल का। अब बताए। सर टी की कंडीशन तब होगी जब
आपका n लेस देन 30 होगा और वो नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं होगी और नहीं सिग्मा होगी, भी अननोन होगा। अननोन होगा। वेरी गुड, आपने ठीक कंक्लूड कर दिया। आपने सिर्फ मेरे भाइयों, आपने सिर्फ ये इस हद तक याद करना है, पूरा चैप्टर इस पे ना पढ़ो। यानी कि अगर आप इसकी, मैं तो आपको एग्जांपल करा देता हूँ, लेकिन पूरा चैप्टर 20 नंबर की ऐड हो जाए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। एक दफा न्यूमेरिकल एमसीक्यू आया था, इसकी मैंने वो लिखा हुआ है, तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि अगर सिग्मा अननोन है, नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं है और n लेस देन 30 है, तो आपने टी स्टैटिस्टिक बता देना बस। इसका टेबल भी लाया था सर। हाँ, इसका टेबल भी लाया था, उसमें फ्रीडम n-1 ना नंबर, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देखनी होती है, वो पूरी एक नई साइंस है। हमजा आपको मैं बताऊंगा पीएमएस के लिए, आपको मैं अलग से बता दूंगा, किसी दिन आओगे ना तो ये डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सीएसएस के लिए इसको ध्यान से निकाल। आगे आए जी, एग्जाम्पल 16.6 क्या है? फैसल अभी क्लैरिटी है, हम आगे मूव करें? यस सर, वेरी श्योर। गुड। देखें, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद नाउन वेरिएंस 70 is 31, वेरिएंस भी आ गई है, 31 है। इफ अ सैंपल ऑफ साइज 13 गेव x बार इतना, लेट द अल्टरनेटिव। अब देखिए, इसने उसने खुद आपको बना के दे दिया, इसने इसमें आप उसने आपको खुद बना के दे दी है कि आपका h1 ये है। अगर h1 ये है तो h नॉट आपको क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो आप इसमें वो भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, क्योंकि ये वन साइडेड है, ये उसमें इक्वल लिखा हुआ है, आप इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर, सॉरी लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 31 है ना ग्रेटर देन, जिसमें आप लेस देन इक्वल टू भी इसे लिख सकते हैं। जो हम पीछे हम केस पढ़ के नहीं आए, ये वाला ये न्यू ग्रेटर है, न्यू ग्रेटर ये वाला आप उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यू लेस देन इक्वल टू 31 और न्यू ग्रेटर देन 31। सिंपल, वन टेल बन गया। टेल आपने इधर से देखनी है, इस वाले से। अगर ये इक्वल के ऊपर क्रॉस का साइन बन रहा है, यानी कि अगर आप इसे इक्वल ले रहे हो तो इसे नॉट इक्वल है, बेसिकली आप इसे लेना यही है, वो लेस देन इक्वल टू कर रहा है, तो ये इक्वल ना रखें। तो आपकी इस चीज ने डिसाइड करना है टेल कौन सी है। अगर तो ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन है तो वन साइड है, अगर ये इक्वल के ऊपर क्रॉस का साइन है तो वो टू साइड है। अब देखें सिंपल, उसने आपको अल्फा 0.10 दिया हुआ उसने सवाल में, देखें उसने खुद दे दिया आपको ना 0.10। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने लिख लिया है ये वाला, सिंपल आपको आपने कैलकुलेट का रीजन देख लिया कि मैंने आपको बताया था कि जो साइन इधर होगा ना, जो साइन इधर होगा वही आपने क्रिटिकल रीजन के लिए साइन रखना है। 0.10 पे वैल्यू 1.28 थी, जी ग्रेटर देन 1.28, तो आपने वैल्यू निकाली तो 1.29 है, तो जी एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल आप मुझे लिख दोगे। अब आगे देखो जरा जी, ये जल्दी जल्दी केस देखते जाना। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन सिग्मा इज अननोन और n ग्रेटर देन 30 है। जब सिग्मा अननोन है और n ग्रेटर देन 30 है, सिंपल आप सिग्मा को ऐसे रिप्लेस कर दोगे और कुछ नहीं करना फार्मूले में। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल, ये टू टेल की एग्जांपल है, ये सब सारा भी दिया हुआ है, इसको देखें। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन विद सैंपल साइज लार्ज, तो ये हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताता है कि अगर हमारा वो ग्रेटर है, सैंपल साइज लार्ज है, तो हम फिर भी क्या करेंगे, सिग्मा को ऐसे रिप्लेस कर देंगे। ये दोनों बातें समझ आएंगी ना? सिर्फ ये केसेस उससे दिए होते हैं कि अगर आपका सिग्मा पॉपुलेशन नॉर्मल है, पहला केस, नंबर 1 केस है कि पॉपुलेशन नॉर्मल है, सिग्मा नोन है, सिंपल वो जी स्टैटिस्टिक का सिग्मा वाला फार्मूला यूज कर लो। दूसरा केस है कि पॉपुलेशन आपकी नॉर्मल है लेकिन सिग्मा नोन नहीं है, तो आप सिंपल सैंपल का सिग्मा वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर लो। तीसरा केस है कि पॉपुलेशन भी नॉन नॉर्मल है, सिग्मा भी नहीं हमें गिवन, लेकिन सैंपल साइज लार्ज है, तो हम फिर भी उस सिग्मा को ऐसे रिप्लेस कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल देख लो, ये थोड़ी सी मजे की एग्जांपल है। A random sample of 100 workers with children in daycare shows a mean daycare cost, मीन इतना आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी आ गई है, सैंपल्स की स्टैंडर्ड डेविएशन ये एस गिवन है, ये एस गिवन है, और ये आपका सैंपल का मीन गिवन है, लेकिन आपका एन 100 है, काफी लार्ज है। वेरीफाई करें द डिपार्टमेंट्स क्लेम दैट द मीन एक्सीड्स। अब देखें, आपने ना थोड़ा सा हिंट लेना होता है सवाल में से। वेरीफाई कर रहे हैं जब डिपार्टमेंट क्लेम दैट द मीन एक्सीड्स, कि अब हमने एच नॉट रख लिया है, मीन एक्सीड कर रहा है 2500 से, तो एच नॉट हमारा, कभी आप एच नॉट से एच वन ले लेते हो, कभी एच वन से एच नॉट बना लिया करोगे, जो आसान लगे वो काम कर लेना। इधर मुझे लगा कि मैं ये क्लेम कर लेता हूँ क्योंकि उसने खुद मुझे दे दिया कि एक्सीड कर रहा है, न्यू ग्रेटर देन 2500, ज़ाहिर एच नॉट इसका ऑपोजिट आ जाएगा, तो ये वन टेल बन जाएगा, ये आपका एच नॉट और एच वन ऐसे डिवाइड हो जाएगा इधर।
अल्फा उसने आपको खुद दिया हुआ 0.05। सर ये फिर इसने मीन लेस देन क्यों लिखा हुआ है एच नॉट में? ये देखो H1 हमने बना लिया था ये ग्रेटर देन, इसका ऑपोजिट हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाने के लिए और सर एग्जॉस्टिव हमने बनाने एच नॉट को क्यों नहीं बनाया ये ग्रेटर देन वाला? मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा था कि हमने एच नॉट को में ये साइन रखना होता है, ये वाला, ये थोड़ा सा गौर करना है हमजा, इधर इधर फोकस थोड़ा सा जरूरी है। अगर उसने सिर्फ लिखा हुआ है कि एक्सीड कर रहा है, इट्स मीन कि हमें इक्वेशन बता ही रही है कि ग्रेटर देन 2500, तो वो हम सिर्फ H1 में रख सकते हैं। एच नॉट में आपको ये साइन आपने लेके आना था, तो ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं थी, तो इसलिए हमने H1 में ये रख लिया। एच नॉट में हमेशा लेस देन वाला साइन आएगा? लेस देन वाला आएगा या ग्रेटर वाला आएगा या नॉट इक्वल वाला आएगा, यही तो मैं पीछे बता रहा हूँ आपको। ये देखो ना जरा सर ग्रेटर वाला आएगा तो ग्रेटर वाला इसमें आ रहा है ना, इसमें यार, एक सीट मिनट 2500 अब लिखा। भाई वेट कर लो जरा, एक मिनट। H1 में या ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। अब मुझे बताओ उस इंफॉर्मेशन में किसको हम ले सकते थे? उसने कह दिया कि सी 2500, या H1 आप ये ऐसे बना सकते हो, या H1 ऐसे बना सकते हो, या H1 ऐसे बना सकते हो। जब सर वो ये H1 आपकी स्क्रीन शो ही नहीं हो रही। सीरियसली जी सर, नहीं हो वो रही। जो आप किसी को भी क्यों हो रही? नो नहीं सर। संदर साहब आप कब आए हैं? सर मैं आ गया हूँ थोड़ी देर पहले। अच्छा, मेरा अभी फोन शो बंद हो हो रही गया है? था, अलार्म नहीं बजा। ये सर बुक की आ रही है अब। नहीं, आपको मेरे नोट्स नहीं शो हो रहे अभी? नहीं सर। आप सर आपने ओपन ही बुक की हुई है उधर से, वो दूसरी नहीं, करेंगे तो होगी ना। मैं भाई नहीं बुक नहीं की हुई। अभी भी बुक की शो हो रही है? यस सर। अब अभी बुक शेयर हो रही है कि नोट्स शेयर हो रहे हैं? मेरे पास तो नोट्स शेयर हो रहे हैं। फैसल सर मेरे पास कुछ शो नहीं हो रहा, बस लिखा हुआ आ रहा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। सर रीजॉइन कर लें आप फिर, क्योंकि आपका नहीं शो हो रहा कुछ। सर रिकॉर्डिंग का ख्याल रखिएगा बस। एक मिनट। अभी भी कुछ नहीं शो हो रहा? नो सर। बुक भी नहीं शो, अभी तो बुक भी शो होना खत्म हो गई है। नो सर, कुछ अब भी नहीं आ जी रहा, सर बस आप यहाँ तो पे ब्लैंक लिखा हो हुआ आ गए। रहा है। तो उसका अभी क्या करें फिर? सर मीटिंग आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। फिर वो लेक्चर के बाद दो हो जाएंगे ना? ठीक है।